हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 7 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो हम शुरुआत कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में लेसन नंबर 7 की और उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो। ऑलमोस्ट अब 2 लेसन और बाकी हैं, लेसन नंबर 7 और 8। जैसे ही खत्म होंगे हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर चाहे 9667836333 नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 के लेसन नंबर 7 यानी कि एनालाइजिंग डाटा के बारे में, कि डाटा को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि जब हम सामने वाले को अपना डाटा को रिप्रेजेंट करें तो उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और उसका इंटरेस्ट भी बना रहे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था हिस्टोग्राम को। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझेंगे बार ग्राफ के बारे में, और यही नहीं हम एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे हिस्टोग्राम के। तो एक एक करके हमें सारे मेथड समझने हैं। ग्राफिकली मेथड जो है वो हमें थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमें अलग अलग ग्राफ को डिस्कस भी करने हैं। इससे पहले हमने टेक्स्ट की फॉर्म में जो डाटा कलेक्ट होता है उसके बारे में बात की थी प्रीवियस वीडियो में, टेबुलर फॉर्म में जो डाटा कलेक्ट होता है उसके बारे में बात की थी। अब वापस आते हैं ग्राफिकल मेथड के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बार चार्ट्स के बारे में, और जब बार चार्ट की बात कर रहे हैं यानी कि हम बात करें बार ग्राफ के बारे में। तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, वो समझ लेते हैं। तो पहली बात तो जो हिस्टोग्राम है वो हमेशा बिल्कुल चिपक चिपक के बनता है। ठीक है, यानी कि उसके बीच में गैप्स नहीं होते। जो बार्स होते हैं ना वहाँ पे यूज होते हैं हिस्टोग्राम में, उनके बीच में गैप्स नहीं होते। बार ग्राफ में हम गैप्स डाल सकते हैं, गैप्स होते हैं। ठीक है, बार ग्राफ में। दूसरा, हिस्टोग्राम जो है वो कंटिन्यूस डाटा को शो करने के लिए होता है, बट बार ग्राफ जो है ना वो हम सिंपली भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमने कुछ बैट्समैन हैं, ठीक है, उन्होंने जो रन स्कोर किए, ठीक है, वो हमने ले लिए एक मैच के, कि भाई फॉर एग्जांपल जो RCB है, मेरी फेवरेट टीम है, तो RCB है। ठीक है, जब हम RCB की बात कर रहे हैं तो RCB के अंदर अलग बैट्समैन है। ठीक है, और पिछला मैच तो और जबरदस्त रहा था, तो उसके रन ले लेते हैं हम। ठीक है, कि सबने कितना कितना परफॉर्म किया, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रखा। ठीक है, और जब हम उस रन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई हम अलग अलग प्लेयर का नाम लिखेंगे, कोई कंटिन्यूस डाटा नहीं है। ठीक है, और वो देखेंगे कि सबसे ज्यादा रन किसने मारे, कम किसने मारे, मतलब जहां पे भी वो फ्रीक्वेंसी आएगी उस फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे मार्क करके शो कर देंगे। जैसे कि एक डाटा ग्राफ पे लेते हैं, चलो ठीक है ये ग्राफ है, मान लेते हैं ये कुछ वैसी डाटा है। ठीक है, यहाँ पे सारे प्लेयर्स के नाम आ जाएंगे अलग अलग। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएंगे उनके रन्स। ठीक है, हम गैप ले लेंगे यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 40 80 60 80 100। ठीक है, यहाँ गैप ले लिया और फिर उसके हिसाब से क्या बना दिया, बार बना दिए। और उस बार से पहचानना काफी इजी हो जाएगा कि किसने सबसे ज्यादा रन बनाई, किसने सबसे कम रन बनाई। यानी कि जिसका बार सबसे बड़ा होगा, ठीक है, उसने सब मैक्सिमम रन बनाए होंगे, जिसका सबसे कम होगा उसने सबसे कम रन बनाए होंगे। कंपैरिजन करना भी आसान है। तो इस तरीके से जो है ना बार ग्राफ को यूज करते हैं। तो मेरा कोई तो समझ में आ गया कि बार चार्ट जो है वो यूज कब क्या आता है और क्या मेजर डिफरेंसेस आते हैं हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में। तो अब समझते हैं यहाँ पे थ्योरी की फॉर्म में कि बार चार्ट्स होते क्या हैं। तो यूजिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स, हम चाहें तो हॉरिजॉन्टल बार्स भी यूज कर सकते हैं और वर्टिकल बार भी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वर्टिकल बार यूज किए हैं। ठीक है, ये सब वर्टिकल बार्स हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने कहाँ लिखी है, वाई एक्सिस के ऊपर। अगर मैं चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी को एक्स पे लिख के और जो बार है वो कहाँ बना सकता हूँ, वाई एक्सिस पे बना सकता हूँ। तो हमारा क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, बार चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर द फ्रीक्वेंसी। इससे हम फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन करते हैं, टोटल काउंट, सम और एवरेज ऑफ द डाटा इन डिफरेंट कैटेगरीज। यानी कि हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कंपेयर कर सकते हैं, टोटल काउंट भी कंपेयर कर सकते हैं, सम भी और एवरेज भी। डिफरेंट कैटेगरीज के हम एवरेज को भी कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। अ कॉलम चार्ट इज अनदर नेम फॉर इट। ध्यान रखना, एक कॉलम चार्ट भी इसका एक नाम होता है बार चार्ट का ही, वो भी आप जरूर ध्यान रखोगे। कंडक्ट अदर सोर्स ऑफ कैटेगरी कंपैरिजंस विद द एड ऑफ अ बार चार्ट, यानी कि हम अलग अलग कैटेगरी को कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और डाटा लेते हैं कि एक हाउस होल्ड कंज्यूमर किन किन गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो उसका डाटा ले लिया हमने, यानी कि हमने यहाँ पे अलग अलग ग्रोसरी आइटम लिख दिए जिनका हम देखेंगे क्वांटिटी कंपैरिजन की कौन सी चीज किस क्वांटिटी में खरीदी और खरीदी जाती है हाउस होल्ड कंज्यूमर के जरिए, तो उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, कंपैरिजन करना काफी आसान हो गया किस चीज से, बार चार्ट से। तो वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, विद द एड ऑफ अ बार चार्ट विच इज ग्राफिकली डिस्प्लेड यूजिंग बार चार्ट, जिसको हम ग्राफिकली डिस्प्ले भी किसकी हेल्प से करते हैं, बार ग्राफ या फिर बार चार्ट के जरिए। द बार चार्ट विल इंक्लूड ऑन एक्सिस। अब बार चार्ट में हमारे क्या आता है, एक्सिस आता है, लेबल, स्केल्स देखते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी
किस लेवल पे सेट करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने 2, 4, 6, 8, 10 का गैप ले रखा है, लेकिन जब मैं क्रिकेट मैच के रन की बात कर रहा तो मैंने गैप चेंज कर दिया, मैंने क्या कर दिया 20, 40, 60, 80, 100, क्योंकि रन जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी बने होंगे। ऐसे तो मेरे को बहुत बड़ा एक्सेस लेना पड़ेगा अगर मैं एक एक रन के ऊपर स्केल बनाऊंगा तो वही चीज़ यहाँ पे है। एंड बार दैट इंडिकेट क्वांटिफिएबल क्वांटिटीज सच एज परसेंटेज और नंबर। और जो बार है उसमें हम एक तरफ तो रखते हैं वो कैटेगरी जिसको हमें कंपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ प्लेयर्स के नाम को, तो वो क्या होगा कैटेगरी से कंपेयर करना है, और एक साइड क्या रहेगी उनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उनके बनाए हुए रन्स। यानी कि एक तरफ नंबर होता है, दूसरी तरफ क्या होती है कैटेगरी होती है। अब इसके बाद क्या आता है, अ डबल बार ग्राफ कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू डाटा सेट इन सम केसेस। कई बार हम डबल बार ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम दो डिफरेंट सिनेरियो या फिर दो डिफरेंट केसेस को कंपेयर कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे आरसीबी के 2 मैचेस को ही कंपेयर करना है कि दोनों मैचेस में जो है रन जो हैं वो किस तरीके से बने, तो और किस किस प्लेयर ने कैसे कैसे रन कैसे किसी परफॉर्मेंस दी, वो हम डबल बार ग्राफ के हेल्प से बना सकते हैं। यानी कि एक साथ एक कैटेगरी के लिए हम 2 बार यूज करेंगे, ठीक है, एक मैच ए के लिए एक मैच बी के लिए, ठीक है, और इससे पता लग जाएगा कि किस पर्सन की किस प्लेयर की परफॉर्मेंस बढ़ी है, ठीक है, और किसकी परफॉर्मेंस क्या हुई है कम हुई है। अलग अलग मैचेस में हम कंपैरिजन काफी इजीली कर सकते हैं। यानी कि डबल बार ग्राफ की हेल्प से हम 2 अलग अलग सिनेरियोज और 2 अलग अलग केसेस को कंपेयर कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। अब इसके बाद क्या आता है अगला पॉइंट, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हिस्टोग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट यूटिलाइजेस बार्स टू डिपिक्ट फ्रीक्वेंसी, जहां पे हम बार की सहायता लेते हैं ताकि हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी को डिपिक्ट कर सके ऑन न्यूमेरिकल डाटा। किसके अंदर, वो भी न्यूमेरिकल डाटा के अंदर। वेयर एज द बार ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे बार ग्राफ क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डाटा दैट कंपेयर्स वेरियस कैटेगरीज, जहां पे हम अलग अलग कैटेगरीज को कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग बार्स। वो भी क्या यूज करते हुए, बार्स को यूज करते हुए। तो यहाँ पे हमने कुछ मेजर डिफरेंसेस के बारे में समझा, किसके बारे में, हिस्टोग्राम के बारे में और बार ग्राफ के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और काफी आसान था, कोई इतनी कोई बड़ी टिपिकल चीज नहीं थी समझनी, और आप लोगों ने सब चीजें बहुत छोटी एज में ही पढ़ ली थी 9th 10th में। वो अलग बात है, हो सकता है कुछ बच्चे इस टॉपिक को बहुत बड़े लेवल पे भूल गए होंगे, फिर सब कुछ भूल गए होंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, और उम्मीद है सब आपको रिकॉल हो रहा होगा। अब देखते हैं हिस्टोग्राम के फीचर्स के बारे में कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में मेजर डिफरेंसेस क्या आते हैं। तो हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन डिस्क्रीट डाटा, यानी कि अगर मुझे नॉन डिस्क्रीट डाटा शो करना है तब मैं क्या करूंगा, हिस्टोग्राम को यूज करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कंटीन्यूअस सीरीज, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने हिस्टोग्राम का एक ग्राफ भी बनाया था, वहां पे हमने कंटीन्यूअस डाटा को हिस्टोग्राम पे दिखाया था। तो कंटीन्यूअस डाटा दिखाने के लिए हिस्टोग्राम एक बेस्ट मेथड माना जाता है। वेयर एज द बार ग्राफ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंपैरिजन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, हम बार ग्राफ पे डिस्क्रीट वेरिएबल को भी दिखा सकते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं हिस्टोग्राम कंटीन्यूअस डाटा के लिए बेस्ट है, और जो हमारे पास बार ग्राफ है वो डिस्क्रीट डाटा डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए क्या है, बेस्ट है। इसके बाद क्या आता है, कांट चेंज द ब्लॉक्स इन अ हिस्टोग्राम, हम हिस्टोग्राम के अंदर ब्लॉक्स चेंज नहीं कर सकते, ऑल्दो इट्स कस्टमरी इन बार चार्ट्स, लेकिन ये बार चार्ट में हो सकता है टू रीअरेंज ब्लॉक्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि हम हाईएस्ट से लोएस्ट तक क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, क्योंकि हिस्टोग्राम जो है ना वो हमेशा कंटीन्यूअस डाटा के ऊपर बनता है, यानी कि वहां पे क्लास इंटरवल लिखा होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, आपने बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो उसके जो बार्स बनते हैं 0 से 10 में अलग फ्रीक्वेंसी आई होगी, 10 से 20 में अलग फ्रीक्वेंसी, 20 से 30 में अलग फ्रीक्वेंसी, तो हम उनको आपस में अरेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बार ग्राफ में ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं ये किसी एक कैटेगरी की बात हो रही है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, कैटेगरी ई, या फिर मान लेते हैं किसी प्लेयर्स के रन के बारे में हमने बार ग्राफ बना रखा है, तो प्लेयर्स को आगे पीछे तो कर ही सकता हूँ कि भाई विराट कोहली को पहले रख लिया, ठीक है, जो दूसरा प्लेयर उसे बाद में रख लिया, या फिर दूसरे प्लेयर को पहले रख लिया, कोहली साहब को बाद में रख लिया, तो वो हमारी चॉइस है, वो हमारी मर्जी है, इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ये भी क्या बनता है, मेजर डिफरेंस बनता है। इसके अलावा मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट या फिर लोएस्ट टू हाईएस्ट अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ताकि कंपैरिजन करना काफी और ज्यादा आसान हो जाए। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या आता है, हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू इलस्ट्रेट फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंसेस। हिस्टोग्राम को जनरली कब यूज करते हैं, जब हमें किसी भी अकरेंसेस की फ्रीक्वेंसी को दिखाना होता है। व्हाइल बार प्लॉट इज यूज्ड टू कंपेयर वेरियस डाटा कैटेगरीज, लेकिन वहीं पे अगर हम बार प्लॉट की बात कर रहे हैं तो इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ हिस्टोग्राम। मतलब अगर मुझे एक हिस्टोग्राम यूज करना है तो उसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स क्या होंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आता है
विजुअलाइज अ वास्ट क्वांटिटी ऑफ डाटा, मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए, एक वास्ट क्वांटिटी ऑफ डाटा होना चाहिए दैट वुड बी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड इन टेबुलर फॉर्मेट, जिसको हम टेबुलर फॉर्मेट में तो नहीं शो कर सकते। यानी कि एक इतना बड़ा डाटा है कि जिसके लिए हमें क्लास इंटरवल्स बनाने ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जब क्लास इंटरवल बनाने सीखे थे पहली बार तो कैसे बनाते थे, आपके पास मान लेते हैं कि 100 बच्चे हैं किसी क्लास में, 100 बच्चों के एक सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं, किसी के 5, 7, 8, 10, 40 में से 11, 12, 15, 20, 25, 33, 40 ऐसे मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, और वो 100 बच्चों के मार्क्स हैं। अगर आप उसको बनाने की कोशिश करोगे टेबुलर फॉर्म में तो बहुत डिफिकल्टी आएगी। लेकिन वहीं में अगर मैं बोलूँ कि इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं 40 मार्क्स को, 0 से 5 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, और वहाँ पे सेट में कर दी फ्रीक्वेंसी। अब मैं उससे इजीली क्या बना पाऊंगा, हिस्टोग्राम बना पाऊंगा। यानी कि जब हमारे पास डाटा बहुत बड़े लेवल पे हो, डाटा बहुत ज़्यादा हो और हमें उसे कंटिन्यूस सीरीज में बना के फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में शो करना हो तो हम टेबुलर फॉर्मेट की हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, इट डिस्प्लेज फ्रीक्वेंसी विद सर्टेन डाटा वैल्यू अकर, ठीक है, तो ये डिस्प्ले करता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी को जहाँ पे हम सर्टेन डाटा वैल्यूज को दिखा सकते हैं। इसके बाद क्या आता है तीसरा पॉइंट, व्हेन कैलकुलेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, जब हमें किसी भी प्रोसेस की कैपेबिलिटी को शो करना है, यानी कि किसी भी प्रोसेस की कैपेबिलिटी को शो करना है, दिस इज़ यूजफुल टूल, तो ये हमारे पास क्या है, एक यूजफुल टूल है। यानी कि अगर हमें इस प्रोसेस की कैपेबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास क्या रहता है, एक बढ़िया टूल रहता है, यानी कि हिस्टोग्राम हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं यहाँ पे। फिर क्या आता है फोर्थ पॉइंट, इट अनेबल्स टू फोरकास्ट द प्रोसेस फ्यूचर परफॉर्मेंस। यही नहीं, हम इस हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं, यानी कि ट्रेंड्स को यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम पहले ही प्लान कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या आता है, फिफ्थ पॉइंट, डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा अकरेंसेस। हमें देखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी डाटा अकरेंसेस की अक्रॉस टाइम, यानी कि अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग लेवल पर जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है वो हमें इजीली समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सब क्या है, एडवांटेजेस हैं किसके, जब हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, डिसएडवांटेज ऑफ हिस्टोग्राम। जब हमने बात की एडवांटेजेस की तो कुछ ना कुछ तो डीमेरिट्स भी आएंगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें भी आएंगी, वो समझते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, बिकॉज डाटा इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। अब यहाँ पे हम डाटा को कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम इंटरवल्स बना रहे हैं हर एक चीज के लिए। कांट बी एबल टू रीड प्रिसाइज क्वांटिटी, तो हम वहाँ पे प्रिसाइज क्वांटिटी को नहीं समझ पाएंगे, हमें वहाँ पे कैटेगरीज के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आएगा, इट्स जस्ट गुड फॉर कंटिन्यूस डाटा। ये सिर्फ किसके लिए अच्छा है, कंटिन्यूस डाटा की। स्टार्टिंग में बात की मैंने कि अगर डिस्क्रीट डाटा आ गया तो हमें बार चार्ट फॉर्म करना पड़ेगा, बार चार्ट बनाना पड़ेगा, उसके लिए कभी भी जो हमारे पास हिस्टोग्राम है वो एक बढ़िया मेथड नहीं माना जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो इट इज़ जस्ट गुड फॉर कंटिन्यूस डाटा। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कंपेयर टू डाटा सेट। यहाँ पे दो डाटा सेट को कंपेयर करना क्या है, काफ़ी अलग अलग बात हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कैटेगरीज अलग अलग हैं, क्लास इंटरवल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, चीज़ें बदल जाएंगी। हम यहाँ पे दो हिस्टोग्राम्स को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बार ग्राफ में कंपैरिजन पॉसिबल है, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया ना, बार ग्राफ में हम 2 या 3 मैचेस को भी कंपेयर कर सकते हैं इकट्ठे 3 वेरिएबल्स को लेके आके, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसका फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इंक्लूजन ऑफ इंटरवल्स इन हिस्टोग्राम। जब हम इंटरवल्स बनाते हैं हिस्टोग्राम के अंदर, प्रिल्यूड्स एंड एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर बीइंग कैलकुलेटेड। तो दिक्कत क्या आती है कि हम सेंट्रल टेंडेंसी को इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि मीन, मोड, मीडियन कैलकुलेट करना एक्यूरेटली थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ हमने क्या देखा, हिस्टोग्राम के डिसएडवांटेज कौन कौन से रहते हैं, ठीक है। तो अब हम बार ग्राफ के बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियो में कि बार ग्राफ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है, और कुछ टाइप्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, बार ग्राफ के ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस चैप्टर के हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज ही देखना, क्योंकि हर एक पिछली वीडियो का आने वाली वीडियो से क्या है, रिलेशन है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी सीरीज को टॉपिक वाइज ही कवर किया करो, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।